सबको मैसेज भेज दो जल्दी फटाफट, लेक्चर चालू हो रहा है। माफ कर उमर, उमेर कहाँ है उमेर? 2-3 लेक्चर से आ रहा नहीं हो। वालेकुम अस्सलाम जोगेश्वरी ब्रदर्स। वालेकुम अस्सलाम अवैस। फुरकान नहीं आया अभी तक, फुरकान को मैसेज करो एक। फरजीन नहीं है, फरजीन को मैसेज करो।
नंदिनी सर फरजीन को मैसेज कर। मुबारक नहीं है, मुबारक अली। कृतिक को मैसेज करो। अच्छा, कृतिक भाई, कृतिक भी खड़े नहीं जाएंगे। फोन में चार्जिंग नहीं है, फोन में चार्जिंग नहीं है, ये बताने के लिए मैसेज आ गया है, मगर लेक्चर के लिए नहीं आया मैसेज। सही है। हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर।
सब लोग ध्यान दो बराबर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखे थे, को चैनल इंटरफेरेंस देख रहे थे। ठीक है, को चैनल इंटरफेरेंस में मेन फॉर्मूला जो था वो क्या था, क्यू इज इक्वल टू डी अपॉन आर। स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है सबको, क्यू इज इक्वल टू डी अपॉन आर। ठीक है, डी डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन को चैनल सेल, आर इज द रेडियस ऑफ द सेल। ठीक है, जितना हम डी बाय आर का रेशियो इंक्रीज करेंगे उतना को चैनल सेल के बीच में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा, और को चैनल सेल जो है वो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। तो जितना को चैनल सेल एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे उतना इंटरफेरेंस लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो इफ आर तो हमने कांस्टेंट रखा था, दो चीजें हमने कांस्टेंट रखी थी, साइज ऑफ द सेल यानी उसका सेल का जो रेडियस या डायमीटर जो भी है हमने उसको कांस्टेंट रखा था, और ट्रांसमिटिंग पावर ऑफ द सेल उसको भी हमने कांस्टेंट रखा था। तो डी को हम इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे, तो हमारा क्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ में क्यू इज इक्वल टू, और एक फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू एन। तो 3 तो कांस्टेंट है, एन क्या है, क्लस्टर साइज। तो क्यू इंक्रीज होगा तो एन भी इंक्रीज होगा। एन क्या है, क्लस्टर साइज है। ठीक है, एन क्या है हमारा, क्लस्टर साइज। तो क्लस्टर साइज एन भी इंक्रीज होगा, मगर एन इंक्रीज होने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर क्या है, 1/n है, रेसिप्रोकल ऑफ एन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर इज इक्वल टू क्या है, 1/n है। तो एन इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर कम हो जाएगा। तो हम जो एक ही फ्रीक्वेंसी बार बार हम रिपीटेडली यूज कर रहे थे, उसका उसका रेप्लिका बना के वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा टाइम्स हम फ्रीक्वेंसी को रीयूज नहीं कर पाएंगे, तो ज्यादा यूजर हमारे सिस्टम में ऑक्यूपाई नहीं हो पाएंगे। ज्यादा यूजर हमारे सिस्टम में ऑक्यूपाई नहीं हो पाएंगे मतलब डायरेक्टली हमारा जो सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या था कि इतना भी हम डिस्टेंस नहीं बढ़ाएंगे, इतना भी हम क्यू को इंक्रीज नहीं करेंगे कि एन हमारा इतना इंक्रीज हो जाए कि सिस्टम की कैपेसिटी कम हो जाए। नहीं हम सिस्टम की कैपेसिटी, नहीं हम उसका उल्टा क्या था, एक तो ये फैक्टर था कि भाई क्यू इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी रियूज फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो सिस्टम की कैपेसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी रियूज फैक्टर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी सिस्टम की कैपेसिटी तो इंक्रीज हो जाएगी, साथ साथ में एन डिक्रीज हो जाएगा। एन डिक्रीज हो जाएगा तो क्यू डिक्रीज हो जाएगा, क्यू डिक्रीज हो जाएगा तो डी डिक्रीज हो जाएगा, तो इंटरफेरेंस आएगा। तो ये दोनों के बीच में क्या रखना चाहिए, ट्रेड ऑफ रखना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होता है, ट्रेड ऑफ होता है। ये जो लास्ट पॉइंट जो था मैंने आपको बताया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके आंसर में होना चाहिए, अ ट्रेड ऑफ मस्ट बी मेड बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्टिव्स इन एक्चुअल सेलुलर डिजाइन। यानी इतना भी हम क्यू डी का इतना भी इंक्रीज नहीं करेंगे कि हमारा सिस्टम की कैपेसिटी अफेक्ट हो जाए, ना ही हम एन को इतना छोटा करेंगे कि हमारी डिस्टेंस जो है वो कम हो जाए ताकि इंटरफेरेंस आए। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में जो हमने देखे थे उसका कंक्लूजन यहाँ पर जो मैंने बताया था। उसके बाद उसी का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो देख लेते हैं हम। एग्जाम में पूछा है और इस तरीके के प्रॉब्लम वो एग्जाम में पूछ सकता है 4 मार्क्स के लिए। अब देखो यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूलेज है जो भी हमने देखे, उसी वही फॉर्मूलेज यूज होंगे। थोड़ा लॉजिक हमको ध्यान में रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब ये को चैनल सेल के लिए है, खास करके इसके लिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हूँ। बाकी लास्ट में 3-4 प्रॉब्लम हम एक साथ करेंगे जब दोनों इंटरफेरेंस के हमारे टॉपिक कवर हो जाएंगे ना। तो डिफाइन को चैनल सेल। ठीक है, डेफिनेशन पूछा है कि को चैनल सेल क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज इंप्लाइज दैट इन अ गिवन कवरेज एरिया देयर आर सेवरल सेल्स दैट यूजेस द सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दिस सेल्स आर कॉल्ड को चैनल सेल। यानी पूरे कवरेज एरिया के अंदर बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जो सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, तो उन सब सेल को क्या कहते हैं, को चैनल सेल कहते हैं। ठीक है, अब डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट को चैनल सेल। जो हमने प्रोसीजर देखा था ना कि को चैनल सेल को किस तरीके से प्लॉट करते हैं आई और जे की वैल्यू निकाल के, तो ये यहाँ पर मैथमेटिकल उसको पूछ रहा है। ठीक है, कि भाई नियरेस्ट को चैनल सेल जो है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे।
सेल की रेडियस उसने बोला है कि 0.64 किलोमीटर सेल की रेडियस है, ठीक है। एंड को चैनल रीयूज फैक्टर ऑफ 12, को चैनल रीयूज फैक्टर जो है वो कितना है, 12 है, ठीक है। तो गिवन डेटा क्या हुआ है, गिवन डेटा जो है वो आर दिया हुआ है 0.64 किलोमीटर सेल की रेडियस, और क्यू दिया हुआ है को चैनल रीयूज फैक्टर, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर बोलेंगे तो भी चलेगा, क्यू इज इक्वल टू 12। तो देयरफॉर अब ये हमारा फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू डी अपॉन आर, डिस्टेंस हमको डिटरमाइन करना है ना, डिस्टेंस, डिटरमाइन डिस्टेंस, दिख रहा है कि नहीं, डी कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन डिस्टेंस डी कैलकुलेट करना है, तो क्यू इज इक्वल टू डी अपॉन आर, डायरेक्टली फॉर्मूला है ये, क्यू इज इक्वल टू डी अपॉन आर, ठीक है। अब हम डी आर दिया हुआ है, रेडियस क्यू दिया हुआ है, डी अननोन है तो डी को हमने सब्जेक्ट बनाए, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू डी अपॉन आर, आर यहाँ पर डिवाइड में है तो उस तरफ इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, फॉर्मूला क्या बनेगा, डी इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, तो क्यू की वैल्यू 12 है और आर की वैल्यू 0.64 है। क्यू का कोई यूनिट नहीं रहता है, को चैनल रीयूज फैक्टर जो है ना उसका कोई भी यूनिट नहीं रहता है, ठीक है। तो आर का यूनिट किलोमीटर में है तो किलोमीटर में ही रहेगा, तो 12 इंटू 0.64 करेंगे तो 7.68 किलोमीटर, यानी अभी फिलहाल जो लोकेशन पे आपका जो सेल है वही सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आप कितने डिस्टेंस के बाद वापस से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एग्जांपल के हिसाब से 7.68 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर हम वही सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें इंटरफेरेंस लेवल जो है वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे से प्रॉब्लम्स आगे भी आएंगे यही टॉपिक के रिलेटेड, तो इस तरीके से एग्जाम में आता है, डेफिनेशन का 1 मार्क्स है और प्रॉब्लम जो है उसके 3 मार्क्स है। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, ठीक है। ये प्रॉब्लम सबको समझ में आया, प्रॉब्लम में किसी को डाउट है, कुछ न्यूमेरिकल में किसी को कोई इशू है, न्यूमेरिकल में किसी को कोई इशू है, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया, ऐसा है? तो रहेंगे सब लोग, माफ कर, प्रशांत, फुरकान, उमर, अहमद, दोनों, महमूद, देखो अबे ध्यान से सुनो, ठीक है। ये तो डिफाइन को चैनल सेल, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब क्या बोला है, डिटरमाइन डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट को चैनल सेल हैविंग अ रेडियस ऑफ 0.64 किलोमीटर, ठीक है। सेल की रेडियस दिया हुआ है 0.64 किलोमीटर, और उसने कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, डिस्टेंस, क्या कैलकुलेट करने बोला है, डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, को चैनल सेल का डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, को चैनल सेल का डिस्टेंस, जैसे हम यहाँ ऊपर डायग्राम में देखे थे, को चैनल सेल किसको कहते हैं, सॉरी एक मिनट, वो डायग्राम बहुत ऊपर चला गया है, एक मिनट, एक मिनट है, ऊपर करके मैं बताता हूँ। जैसे अभी ये फिगर है, ठीक है, उसको हम कॉपी करके यहाँ ले लेते हैं ताकि बार बार हमको यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 नंबर का सेल है और ये 4 नंबर का सेल है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर, यानी यहाँ से कितनी दूरी पर 4 नंबर के सेल के अंदर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज हो रही है वही सेम सेट ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी में यहाँ से कितने डिस्टेंस पे वापस से इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करने के लिए उसने इस प्रॉब्लम में बोला है कि भाई डिटरमाइन द डिस्टेंस, ये डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट को चैनल सेल, ठीक है। वो उसकी रेडियस दिया हुआ है और को चैनल रीयूज फैक्टर दिया हुआ है, को चैनल रीयूज फैक्टर मतलब ये क्यू दिया हुआ है, क्यू, ये ना, क्यू वी कॉल्ड द क्यू चैनल को, सॉरी को चैनल रीयूज रेशियो, क्यू,
को चैनल रीयूज रेशियो बोलो या को चैनल रीयूज फैक्टर बोलो, ये क्यू है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू डी अपॉन आर, और क्यू इज इक्वल टू √3 इंटू एन, दो फॉर्मूले हैं। तो अभी यहाँ पर एन यानी क्लस्टर साइज, वो तो न्यूमेरिकल में दिया हुआ ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला यूज यहाँ पर नहीं होगा। रेडियस दिया हुआ है और क्यू दिया हुआ है, तो क्यू इज इक्वल टू डी अपॉन आर, तीन पैरामीटर है, तीन में से दो पैरामीटर दिए हुए हैं, तो हमने ये फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर दिए। डी हमको कैलकुलेट करना है, तो डी को सब्जेक्ट बनाए, आर यहाँ पर अपॉन में है तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू क्यू आर इंटू क्यू, डी इज इक्वल टू आर इंटू क्यू, तो डी इज इक्वल टू आर इंटू क्यू, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी है 12 और आर की वैल्यू कितनी है 0.64, तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आई बात अवेश? अवेश समझ में आया? ठीक है, अब हम आगे चल रहे, कंटिन्यू। एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, ठीक है, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब क्या है? बाजू वाला, नेबरिंग। ठीक है, तो बाजू बाजू के जो सेल है इनके बीच में जो इंटरफेरेंस होता है, जैसे कि ये 1 नंबर का सेल है, तो इसके नेबरिंग सेल कितने हैं, एडजेसेंट सेल कितने हैं, ये सब इसके एडजेसेंट सेल है, 2 3 4 5 6 7। क्यों? क्योंकि हर सेल की बाउंड्री जो है वो इसको टच हो रही है कि नहीं हो रही? तो ये 2 3 4 5 6 7 सब क्या हो गए, इसके एडजेसेंट सेल हो गए, नेबरिंग सेल हो गए, पड़ोसी बाजू के सेल। तो इन बाजू बाजू के सेल में कुछ इंटरफेरेंस होता है क्या? तो होता है, यस। क्या नाम है उसका? उसको कहते हैं एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। तो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस होने के दो रीजन है, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस होने के दो मेजर रीजन है, वो रीजंस को हमको देख समझना है, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो हमको देखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई हाउ इट कैन बी मिनिमाइज, ये इंटरफेरेंस को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डिफाइन द टर्म एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस और स्टेट मेथड टू रिड्यूस इट, यानी एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस क्या होता है उसको आप डिफाइन करो, डिस्क्राइब करो, समझो। डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना मतलब प्रॉब्लम क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। इंटरफेरेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, आइडियली जीरो हो जाएगा मगर प्रैक्टिकली कभी भी जीरो नहीं होगा। उसको हम क्या करते हैं, इतना मिनिमाइज कर देते हैं कि वो अननोटिसेबल होता है। ठीक है, उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं हम एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस क्या होता है और उसको किस तरीके से मिनिमाइज करते हैं। तो ये उसका डायग्राम है, ये उसका क्या है, डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम को देखने से पहले हम ऊपर से देख लेते हैं। इंटरफेरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम सिग्नल्स which are adjacent in frequency to the desired signal is called adjacent channel interference। ये उसकी डेफिनेशन हो गई कि भाई इंटरफेरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम सिग्नल्स, यानी वो जो सिग्नल्स की वजह से इंटरफेरेंस होता है, वो सिग्नल्स कौन से हैं? जो हमारी जरूरत का जो सिग्नल है, हमें जो चाहिए वो सिग्नल है, उसके बहुत ही करीब फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है। यानी हमको जो सिग्नल की जरूरत है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसके आसपास की नजदीक की रेंज वाली जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो उसको क्या करेगी, कुछ आके डिस्टर्ब करेगी, तो उससे जो इंटरफेरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल 33 किलोहर्ट्ज मेरी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, 33 किलोहर्ट्ज क्या है, मेरी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वो फिलहाल अभी मुझे चाहिए। और 32.8 फ्रीक्वेंसी, 32.8 किलोहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी है, बहुत करीब की फ्रीक्वेंसी है। अब उसकी सिग्नल जो मेरी एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी है उसका सिग्नल स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग है कि वो 33 किलोहर्ट्ज जो मेरा डिजायर्ड सिग्नल है वो उसको ओवरकम कर दे रहा है, उसको हावी हो जा रहा है। ठीक है, उसको उसका पावर कम है, डिजायर्ड सिग्नल का पावर कम है और एडजेसेंट सिग्नल का पावर जो है वो ज्यादा है। तो जिसका पावर कम होता है उसको कम्युनिकेशन में नॉइस समझ के हम साइड में कर देते हैं, जिसका पावर स्ट्रांग रहता है उसको हम एक्चुअल सिग्नल समझ के रिसीव करते हैं। तो एडजेसेंट चैनल मेरे करीब होने की वजह से वो क्या कर रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो इन शॉर्ट इसको क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस करेंगे। ठीक है, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस रिजल्ट्स फ्रॉम इम्परफेक्ट रिसीवर फिल्टर which allows nearby frequency to leak into the passband। ठीक है, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस होने का सबसे पहला जो रीजन है वो क्या है, इम्परफेक्ट रिसीवर फिल्टर। ठीक है, जो रिसीवर सर्किट है हमारे मोबाइल में उसका जो फिल्टर होता है वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट मतलब एकदम
आइडियल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई 33 किलो हर्ट्ज पे मेरा सिग्नल क्या होना चाहिए, आना चाहिए, और उसके पहले और उसके बाद की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो सब फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं चाहिए, वो सब फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं चाहिए। तो आपने देखो एलआईसी के अंदर पढ़ा रहेगा लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, पढ़ा है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसको एक समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एलआईसी में आपने पढ़ा होगा फिल्टर्स, जिसमें लो पास फिल्टर होता है, हाई पास फिल्टर होता है, बैंड पास फिल्टर होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम बैंड पास फिल्टर का एग्जांपल लेते हैं। तो बैंड पास फिल्टर कैसा रहता है, ये ऐसा रहता है। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या रहता है, गेन। तो बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, जो सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी बैंड है सिर्फ उसी को अलाउ करेगा, उसके पहले की उसके पहले के सिग्नल को भी कट कर देगा और उसके बाद के सिग्नल को भी कट कर देगा। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर बैंड, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही वो अलाउ करेगा। तो ये उसका आइडियल ग्राफ है। ये बैंड पास फिल्टर का जो ये जो ग्राफ है, ये क्या है, आइडियल ग्राफ है। प्रैक्टिकल ग्राफ इसका कैसा रहेगा आपको पता है? प्रैक्टिकल ग्राफ इसका रहेगा ऐसा। ये उसका प्रैक्टिकल ग्राफ ऐसा रहेगा। ठीक है, आइडियली वो क्या बोलता है कि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है, यहीं से क्या होना चाहिए, मेरा सिग्नल आना चाहिए, यानी गेन मैक्सिमम हो गया, हमारा मेरा सिग्नल रिसीव होना चाहिए। और ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहां पर बैंड मेरा खत्म हो रहा है, वहां पर डायरेक्टली एग्जैक्ट एब्रप्टली यानी सडनली मेरा गेन जो है वो क्या हो जाना चाहिए, पूरा जीरो पर आ जाना चाहिए। मगर ये आइडियल कंडीशन है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली गेन को मैक्सिमम वैल्यू से जीरो पर आने के लिए थोड़ा सा ये स्लोप लग रहा है, टाइम लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, या बहुत फास्ट भी होगा, फिर भी इट विल टेक टाइम। तो ये इतनी जो फ्रीक्वेंसी जो है फॉलिंग एज पर और ये राइजिंग एज पे, दोनों साइड में देखो स्लोप बन रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली फिल्टर का डिजाइन, फिल्टर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो ऐसा बनता है। आइडियली ऐसा बनेगा। ये जो ब्लू कलर का जो बॉक्स है, एग्जैक्ट वो जो फ्रीक्वेंसी पे उसको ट्यून होना है वहां से वो स्टार्ट हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो से गेन जो है वो मैक्सिमम पर आ जाएगा, वो पूरे बैंड में मैक्सिमम पर ही रहेगा, और फिर जहां पर बैंड खत्म हो रहा है वहां पर डायरेक्टली वो सीधा जीरो पर आ जाएगा। ये आइडियल कंडीशन है। मगर प्रैक्टिकली उसको जीरो से मैक्सिमम पे आने के लिए स्लोप लगेगा, कुछ टाइम लगेगा इंक्रीज होने के लिए, और उसी तरीके से उसको मैक्सिमम से जीरो पर आने के लिए, डिक्रीज होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, तो उससे एक स्लोप बनेगा। तो ये रोल ऑफ रेट जो है, ये जो स्लोप है, राइजिंग स्लोप और फॉलिंग स्लोप, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो हमारी नियर बाई फ्रीक्वेंसी जो रहती है उसको वो रिसीव कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है रिसीवर फिल्टर रिस्पॉन्स, रिसीवर फिल्टर रिस्पॉन्स ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आइडियल फिल्टर में ऐसा होता है, ये आइडियल फिल्टर हो गया। समझे, आइडियल फिल्टर ऐसा। मगर प्रैक्टिकली फिल्टर में क्या रहता है, ये स्लोप बनता है। अब ये स्लोप जो है वो आगे एक्सटेंड होने से क्या हो रहा है, जो ये हमारा जो डिजायर्ड सिग्नल जो है, ठीक है, ये हमारा जो डिजायर्ड सिग्नल है, उसके एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी जो है उसमें भी हमारा स्लोप जो है वो जा रहा है अच्छा खासा, यहाँ पर दिख रहा है ये। तो ये है एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। अगर मान लो फिल्टर बहुत अच्छा रहता था, फिल्टर एकदम शार्प रहता था, एटलीस्ट इसका रोल ऑफ रेट जो है वो इसके इतने के बदले इतना रहता था, तो यहाँ से ही हमारा सिग्नल क्या हो जाता था, कट हो जाता था। मगर ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है, ये स्लोप एक्सटेंड हो रहा है, तो बाजू वाली जो नियर बाई फ्रीक्वेंसी जो है, एडजेसेंट चैनल जो है, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी जो है, उसमें हमारा सिग्नल जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना मिक्स हो रहा है, दोनों साइड में, दोनों साइड में। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, इसका जो सबसे मेन जो रीजन है वो क्या है, इनपरफेक्ट फिल्टरिंग। ये पहला रीजन है। ठीक है, टू लीक इनटू द पास बैंड, इनपरफेक्ट फिल्टरिंग की वजह से क्या होता है, विच अलाउज नियर बाई फ्रीक्वेंसी टू लीक इनटू द पास बैंड। नियर बाई फ्रीक्वेंसी जो है वो ये है, इसमें हमारा सिग्नल जो है वो लीक होके चला जा रहा है। तो ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन जो है वो क्या है, द प्रॉब्लम कैन बी प्रैक्टिकली सीरियस इफ एन एडजेसेंट चैनल यूजर इज ट्रांसमिटिंग वेरी क्लोज रेंज टू अ सब्सक्राइबर रिसीवर। जब ये जो इम्परफेक्ट फिल्टरिंग वाला जो
प्रॉब्लम है वो बहुत सीरियस हो जाएगा कब, जब if an adjacent channel user is transmitting a very close range to a subscriber receiver while the receiver attempt to receive a base station to a desired signal। ठीक है, हमारे रिसीवर को बेस स्टेशन को क्या करना है, डिजायर्ड सिग्नल रिसीव करना है, मगर उसका एडजेसेंट चैनल वाला जो सिग्नल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज रिफर टू एज अ नियर फार इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं, नियर फार इफेक्ट। ठीक है, यानी डिजायर्ड सिग्नल का स्ट्रेंथ जो है वो कम है और उसके एडजेसेंट चैनल का सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा होने की वजह से हालांकि वो दूर है मगर फिर भी उसका इफेक्ट कैसा दिख रहा है कि वो बहुत नजदीक है। सिग्नल स्ट्रांग है मतलब हम उसको क्या समझते हैं कि यूजर जो है वो बेस स्टेशन के बहुत नजदीक है। तो एडजेसेंट चैनल फ्रीक्वेंसी जो हमको डिस्टर्ब कर रही है उसका पावर जो है वो अगर बहुत ज्यादा है तो वो जो हमारा करंटली बेस स्टेशन जो हमारे डिजायर्ड सिग्नल वाला है उसको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। और ये इफेक्ट को, ये सिनेरियो को क्या कहते हैं, नियर फार इफेक्ट कहते हैं। अल्टरनेटिवली द नियर फार इफेक्ट अकर्स, नियर फार इफेक्ट होने का और एक रीजन है, नियर फार इफेक्ट होने का और एक रीजन है, वो क्या है, when a mobile close to base station transmit on a channel close to one being used by the weak mobile। ठीक है, हमारा जब मोबाइल जो है वो बेस स्टेशन के करीब है जो ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल उस मोबाइल को जिसका सिग्नल जो है वो वीक है। समझ में आ रही है कि नहीं बात। नियर फार इफेक्ट दूसरे केस में कब होता है कि जब हमारा मोबाइल जो है वो बेस स्टेशन के बहुत ही ज्यादा नजदीक है और वो बेस स्टेशन जो है एक दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्टेड है, दूसरे मोबाइल को वो सर्विस दे रहा है जो मोबाइल सेल से बहुत दूर है, एकदम बॉर्डर के पास है, जिसकी वजह से उसका सिग्नल जो है वो क्या है, बहुत वीक है। उसका सिग्नल जो है वो क्या है, बहुत वीक है। द बेस स्टेशन में तो बेस स्टेशन को क्या होगा, जो मोबाइल जो करीब में है उसका सिग्नल बेस स्टेशन के पास बहुत स्ट्रांग आएगा और जो मोबाइल बेस स्टेशन से दूर है उसका सिग्नल बेस स्टेशन के पास क्या रहेगा, बहुत वीक रहेगा। तो बेस स्टेशन को डिफिकल्टी होगी डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कि भाई मेरा डिजायर्ड मोबाइल यूजर कौन सा है, जिसका सिग्नल स्ट्रांग है कि जिसका सिग्नल वीक है, यानी मुझे किसको सर्विस देना है। बेस स्टेशन को क्या डिफिकल्टी होगी कि मुझे सर्विस किसको दे रहा है, जो मोबाइल से मुझे स्ट्रांग सिग्नल आ रहा है उसको कि जो मोबाइल से मुझे वीक सिग्नल आ रहा है उसको। तो इसको क्या कहते हैं, ब्लेड ओवर कॉज बाय द क्लोज एडजेसेंट चैनल मोबाइल। इसको क्या कहते हैं, ब्लेड ओवर कंडीशन कहते हैं, ब्लेड ओवर कंडीशन। ये कब होगा, ये तब होगा जब दोनों मोबाइल की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत करीब करीब वाली रहेगी, नजदीक नजदीक वाली रहेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई एक की डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो है 33 किलोहर्ट्ज और दूसरे की फ्रीक्वेंसी जो है वो 32.8 किलोहर्ट्ज। तो खाली 0.2 किलोहर्ट्ज का डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत करीब है और ऐसी करीब वाली फ्रीक्वेंसी में एक मोबाइल बेस स्टेशन के नजदीक है और एक मोबाइल बेस स्टेशन से दूर है, यानी एक का सिग्नल स्ट्रांग है एक का सिग्नल वीक है। तो ये ब्लेड ओवर कंडीशन होगी और नियर फार इफेक्ट होगा और एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस क्या होगा, सिस्टम में जनरेट हो जाएगा। तो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस कैन बी मिनिमाइज थ्रू केयरफुल फिल्टरिंग एंड चैनल असाइनमेंट। ये उसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में ऊपर पूछा था ना कि हाउ इट कैन बी मिनिमाइज, ये इंटरफेरेंस को हम किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। द एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस कैन बी मिनिमाइज थ्रू केयरफुल फिल्टरिंग। केयरफुल फिल्टरिंग यानी हमको जितना फिल्टर परफेक्ट हम बना सकते हैं, अप्रोक्सीमेट क्लोज टू परफेक्ट। ठीक है, जितना ये स्लोप हम कम कर सकते हैं उतना हम हमारे एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर पाएंगे। और सेकंड, चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब एक यूजर जो एक सेल के अंदर है उसको जो हमने फ्रीक्वेंसी असाइन किए हैं तो उसकी क्लोज फ्रीक्वेंसी, उसके आगे पीछे की क्लोज फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये ऑरेंज कलर के क्लोज फ्रीक्वेंसी क्या है, ये और ये। तो ये दोनों जो क्लोज फ्रीक्वेंसी है वो हमको इस तरीके से असाइन करना है कि एक फ्रीक्वेंसी हमने एक सेल में दी है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी को दूसरे सेल में या और दूर के सेल में देना चाहिए। ठीक है, यानी इन केस इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी एक ही सेल के अंदर असाइन नहीं करना है और नेबरिंग सेल में भी इतना क्लोज असाइन नहीं करना है। तो चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत ही यूनिक और डिसजॉइंट होनी चाहिए। चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी, देखो मैं वापस से बोल रहा हूँ, चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी जो है, ठीक है, सेल के अंदर जो चैनल डिस्ट्रीब्यूट होता है वो स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत ही यूनिक होनी चाहिए और डिसजॉइंट होनी चाहिए। डिसजॉइंट यानी क्लोज फ्रीक्वेंसी वाली रेंज जो है वो एक ही जगह पे या बाजू बाजू के सेल में हमको असाइन नहीं करना है। यूनिक यानी हर सेल के पास यूनिक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, यूनिक सेट ऑफ ग्रुप ऑफ चैनल्स होना चाहिए, जिसकी वजह से ये अगर पावर कम ज्यादा होता है तो ये ब्लेड ओवर वाली कंडीशन या नियर फार वाली कंडीशन जो है वो नहीं आनी चाहिए।
ठीक है, तो अगर हम केयरफुल फिल्टरिंग करेंगे तो इस तरीके से जो इसके जो साइड बैंड्स जो है वो ज्यादा फिल्टर करने के बाद देखो ये इतना सिग्नल जो है वो इसका जो ये वाला पोर्शन जो है ये यहाँ पर आया। ठीक है, तो ये लेवल जो है वो इस लेवल से बहुत मिनिमम रहना चाहिए। ये लेवल जो है वो ये लेवल से बहुत मिनिमम रहना चाहिए। अगर ये मान लो ये लेवल कभी ज्यादा है, ये लेवल कभी ज्यादा है, तो ये अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, हमारे डिजायर्ड सिग्नल के बराबर हो जाएगा। तब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि बेस स्टेशन सोचेगा कि मेरा डिजायर्ड सिग्नल ये है कि ये है। समझ में आ रही है बात? तो इसके लिए इसका लेवल फिल्टरिंग करके जितना ये लेवल हम कम रख सकते हैं, जितना ये लेवल हम कम रख सकते हैं, ये हमारा मैक्सिमम लेवल है, उससे जितना ये लेवल हम कम रखेंगे, मान लो इतना रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इतना सिर्फ इतना ही रखेंगे तो और अच्छी बात है। जितना ये साइड का जो लेवल है वो कम रहेगा उतना हमारा एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस जो है वो अच्छा रहेगा। और ये कैसे अचीव कर सकते हैं हम, ये केयरफुल फिल्टरिंग से। ये कैसे अचीव कर सकते हैं हम, केयरफुल फिल्टरिंग से। समझ में आ रही है बात? तो ये इसका सॉल्यूशन है। सिंस ईच सेल इज गिवन ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द अवेलेबल चैनल्स, अ सेल नीड टू बी असाइंड द चैनल्स व्हिच आर adjacent in frequency. By keeping the frequency separation between each channel in a given cell as large as possible, ठीक है, frequency separation between each channel in a given cell as large as possible, यानी एक ही सेल के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज हमने असाइन किए हैं उनके बीच में जितना हो सके उतना हमको डिस्टेंस रखना है, स्पेस रखना है। ठीक है, तो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस may be reduced considerably. Thus, instead of assigning channel assignment which form a contiguous band of frequencies within a particular cell, channels are allocated. ठीक है, चैनल असाइनमेंट के लिए कोई अलग अलग स्कीम्स भी रहती हैं, उसको भी यूज करके हम चैनल असाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या बाई सिक्वेंशियली असाइनिंग सक्सेसिवली चैनल, यानी सिक्वेंशियली एक मैन्युअली टेबल बना के कि भाई कितनी फ्रीक्वेंसी और कितने सेल में कितना हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिक्वेंशियली असाइनमेंट सक्सेसिव चैनल इन द फ्रीक्वेंसी बैंड टू डिफरेंट सेल, मेनी चैनल एलोकेशन स्कीम्स आर टू बी सेपरेट एडजेसेंट चैनल्स इन अ सेल by as many as n channel bandwidth. ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन है। if the frequency reuse factor is small, the separation between adjacent channel may not be sufficient. अगर frequency reuse factor जो है वो अगर छोटा रहेगा, if the frequency reuse factor यानी 1/n, अगर उसकी वैल्यू कम है, छोटा है, द सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट चैनल may not be sufficient, तो उस टाइम पे हमको एडजेसेंट चैनल्स के बीच में सेपरेशन रखना बहुत डिफिकल्ट होगा। कब? जब फ्रीक्वेंसी रियूज फैक्टर की वैल्यू जो है वो अगर फ्रीक्वेंसी रियूज फैक्टर की वैल्यू जो है वो बहुत ही स्मॉल रहेगी, बहुत ही कम रहेगी, यानी 1/n अगर स्मॉल है फ्रीक्वेंसी रियूज फैक्टर, तो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी रियूज फैक्टर बढ़ाते हैं तो हमारा एडजेसेंट चैनल भी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस भी लेवल में रहेगा। ये समझ में आ रहा है? ये उसका डायग्राम है, ये उसके रीजंस थे, इनपरफेक्ट रिसीवर फिल्टर, और ये उसका सॉल्यूशन था। ये ये तो ये जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, एक तो ये आपको रीजन, पहले उसकी डेफिनेशन हो गई, फिर ये उसका रीजन, वो रीजन से नियर फार इफेक्ट होता है और ब्लड ओवर कंडीशन होती है, उसको आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपने डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन बता दिया और ये डायग्राम बना दिया, तो आपका आंसर ये कंप्लीट हो गया 4 मार्क्स के लिए कि भाई व्हाट इज को चैनल इंटर सॉरी व्हाट इज एक्जिस्टेंट चैनल इंटरफेरेंस, व्हाट आर द कॉज, क्या रीजंस क्या है उसके पैदा होने के, उसको इंटरफेरेंस जनरेट होने के कॉजेस क्या है, तो ये इसका कॉज है। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, कॉज और सॉल्यूशन ये आंसर में आपके कवर होना चाहिए, और ये डायग्राम। ठीक है, ये समझ में आया? इसमें किसी को है क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है? अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ अजय? यूसुफ कहाँ चले गया था? यूसुफ, ठीक है, अभी इसी के ऊपर ये थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, छोटे छोटे, जैसा अभी हमने ऊपर एक किया था, सिंपल आपका मोबाइल का जो कैलकुलेटर है वो भी आप यूज करके
कर सकते हैं। ठीक है, क्या है देखो प्रॉब्लम, सब ये प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम, अ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम इज अलोकेटेड आरएफ स्पेक्ट्रम। अभी प्रॉब्लम करना है कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे? ठीक है, तो फिर ठीक है, यहाँ पर फिर हम इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ है, इशू नहीं है, आप एग्जिट होना चाहते हैं तो एग्जिट हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू।